हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 6 जून 2024 के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो करंट अफेयर की सुपरफास्ट क्लास होगी। आज की इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 MCQ के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें जीतकर भाजपा बहुमत से पीछे रह गई है। अर्थात हाउ मैनी सीट्स डिड बीजेपी विन इन द लोकसभा इलेक्शन 2024 मिसिंग द मेजोरिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 240। अर्थात पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, जिसमें से बीजेपी ने 240 सीटों पर विजय प्राप्त की। अर्थात वह 32 सीटों से मेजोरिटी हासिल करने में असफल हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि लोकसभा चुनावों में कुल सीटों की संख्या 543 होती है तथा बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, जिसमें से बीजेपी ने 240 सीटें प्राप्त की तथा कांग्रेस ने 99 सीटों पर विजय प्राप्त की तथा इसमें एनडीए ने कुल टोटल 292 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इंडिया कमेटी ने 234 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भाजपा को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिली तथा दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े से दूर रहीं। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें मिली हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में 543 सीटों में से किस पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की। तो उसकी डिटेल देखते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में 543 सीटों में से बीजेपी ने 240 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि कांग्रेस ने 99 सीटों पर, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर, तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर, डीएमके पार्टी ने 22 सीटों पर, टीडीपी पार्टी ने 16 पर, जेडीयू ने 12 सीटों पर, शिवसेना उद्धव गुटवाली ने 9 सीटों पर, एनसीपी सदर पवार वाली पार्टी ने 8 सीटों पर, शिवसेना शिंदे ठाकरे वाले गुट ने 7 सीटों पर, एलजेपी ने 5 सीटों पर, वाईएसआरसीपी ने 4 सीटों पर, आरजेडी ने 4 सीटों पर, सीपीआई ने 4 सीटों पर और आप ने 3 सीटों पर लोकसभा 2024 में विजय प्राप्त की। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला। अर्थात विच पार्टी गॉट मेजोरिटी इन ओडिशा असेंबली इलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाजपा। हाल ही में उड़ीसा में हुए विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 147 सीटों में से कुल 78 सीटें हासिल की और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। इसके अलावा बीजेडी ने 51 सीटें प्राप्त की और कांग्रेस ने 4 तथा अन्य के खाते में 4 सीटें गईं। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि उड़ीसा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक उलटफेर हुआ और 147 सदस्यीय सदन में भाजपा ने 78 सीटें जीत ली हैं। इसी के साथ बीजू जनता दल बीजेडी के नवीन पटनायक का 24 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ पूर्व ब्यूरोक्रेट बीके पांडियन के खिलाफ पार्टी में आक्रोश भी था। नेक्स्ट देखते हैं कि नवीन पटनायक 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर इस बार 6ठी बार सीएम बनने का मौका मिलता तो वह सिक्किम के पूर्व सीएम पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन जाते। नेक्स्ट देखते हैं कि देश में सबसे ज्यादा 9 बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम है। हालांकि यह रिकॉर्ड सबसे लंबे समय का सीएम बनने का नहीं है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला है। अर्थात विच पार्टी गॉट
मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीडीपी पार्टी को। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को करारी हार दी तथा एनडीए के साथ टीडीपी और जेएसपी से मिलकर चुनाव लड़ा। नेक्स्ट देखते हैं कि एन चंद्रबाबू नायडू लोकसभा चुनाव में किंग मेकर भी बनकर उभरे हैं और टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीटों की कुल संख्या 175 है, जिसमें से टीडीपी ने कुल 135 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि जेएसपी ने 21 सीटों पर, बीजेपी ने 8 सीटों पर और वाईएसआरसीपी ने 11 सीटों पर दर्ज जीत की। वहीं टीडीपी आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने में सफल हुई। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला है, अर्थात विच पार्टी गॉट मेजोरिटी इन अरुणाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाजपा सरकार को। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चेना मैन सहित भाजपा के 10 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी हुए। इन्होंने 60 में से मात्र 50 सीटों पर मतदान हुआ था। बीजेपी ने 60 में से 46 सीटों पर जीत हासिल की और अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में बीजेपी सफल हुई। आइए इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 60 है, जिसमें से बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एनपीपी ने 5 सीटों पर, पीपीए ने 2 सीटों पर और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी 46 सीट लेकर अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला, अर्थात विच पार्टी गॉट मेजोरिटी इन सिक्किम असेंबली इलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसकेएम पार्टी को। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि सिक्किम में एसकेएम अर्थात सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सत्ता में वापसी की है और चुनाव से पहले इस पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था और यहाँ पर एक बार फिर से प्रेम सिंह तवांग मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसके बाद सिक्किम विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो सिक्किम स्टेट में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 32 है, जिसमें से एसकेएम पार्टी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एसडीएफ ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। इसके साथ ही एसकेएम अर्थात सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी सिक्किम राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून है वो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 2024 की प्रमुख थीम है कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 2024 की प्रमुख थीम है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए जो 37 साल की विदेश सेवा के बाद रिटायर्ड हुई हैं, अर्थात नेम द फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन हु रिटायर्ड आफ्टर 37 ईयर फॉर फॉरेन सर्विस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि रुचिरा कंबोज 37 साल की विदेश सेवा के बाद 1 जून 2024 को रिटायर्ड हुई। उन्होंने 37 साल सेवा के बाद उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में भी कार्य किया है। रुचिरा कंबोज ने 2 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि का पदभार भी संभाला था।
आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एट देखते हैं कि आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशंस ऑब्जर्व्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 जून को। आइए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं कि भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है, अर्थात इंडियन क्रिकेटर दिनेश कार्तिक अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच फॉर्मेट ऑफ ए क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी प्रारूपों से। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट अर्थात क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने 1 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की और भारतीय टीम के विकेट कीपर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने IPL में 257 मैच खेले और 26.32 की औसत से 4,842 रन बनाए। नेक्स्ट देखते हैं कि कार्तिक RCB के अलावा कोलकाता नाइट राइडर, मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स और किंग्स 11 पंजाब के लिए भी खेल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कार्तिक ने 26 टेस्ट मैचों में 1025 रन बनाए, जबकि दिनेश कार्तिक ने 94 वनडे मैचों में 1792 रन और 9 अर्धशतक लगाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि T20 में दिनेश कार्तिक ने 60 मैचों में 686 रन बनाए और उन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं कि हाल ही में RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन देश से। आइए फ्रेंड्स आपके लिए आज का सवाल इस प्रकार है, आपको बताना है कि हाल ही में किस IIT द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट देकर बताना है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।